Good evening, everyone. Good evening, everyone. Am I audible and visible clearly? आवाज आ रही है सब लोगों को? सभी को आवाज आ रही है? वीडियो क्लियर है बिल्कुल? All right, thank you. Thank you so much. All right. So first of all, I would like to ask that who all appeared for the Haryana prelims yesterday? कल हरियाणा प्रीलिम्स का एग्जाम था, तो आप में से कौन कौन हरियाणा प्रीलिम्स में अपीयर हुआ? जिसकी ऑलरेडी एलएलबी कंप्लीट हो चुकी है और जो एलिजिबल थे कौन कौन थे? तरुण कुमार, एनीवन एल्स? मधुसूदन, ब्यूटी, मुकुल? All right, many of you appeared. So how did the exam go? कैसा हुआ एग्जाम सब लोगों का? कैसा हुआ एग्जाम सबका? No, it was an easy exam, that तो we know, but easy होने के बाद भी we need to qualify the cut off marks ना. कट ऑफ के लिए हमें क्वालिफाई करना पड़ता है ना. तो easy है या चाहे डिफिकल्ट है चाहे एवरेज है, तो हाउ मच आर यू गाइज एक्सपेक्टिंग? कितना स्कोर हो रहा है और क्या लग रहा है कट ऑफ कितनी जाएगी? सो बेसिकली अगर मैं सब नाउ आई एम टॉकिंग टू एवरीवन, सो सी फ्रॉम द लास्ट 1 or 2 years ना, पिछले 1-1.5 साल की अगर हम बात करें तो जितने भी प्रीलिम्स के एग्जाम हो रहे हैं बहुत ही ईजी आ रहे हैं. अगर हम लोग 2022 2021 की बात करें तो प्रीलिम्स का जो एग्जाम का जो लेवल था दैट वाज क्वाइट हाई इन एवरी स्टेट जुडिशरी, बी इट डीजेएस, बी इट हरियाणा, बी इट यूपी, बी इट एमपी और एनी अदर स्टेट. बट अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, दैट जो प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो इजी पूछा जा रहा है, एक ट्रेंड बन चुका है. तो बेसिकली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग हरियाणा प्रीलिम्स टू बी दिस इजी, but the level of the paper was like very easy. So we are expecting the cutoff to be more than 400. 400 की कट ऑफ चली जाएगी, इजिली चली जाएगी, क्योंकि क्वेश्चंस काफी क्वेश्चंस बिल्कुल ही इजी क्वेश्चंस थे. सो लेट अस होप कितनी कट ऑफ जाएगी बाकी. एंड आई विश यू ऑल, जो भी आप में से जिन्होंने एग्जाम अपीयर किया, सबका एग्जाम क्लियर हो जाए, राइट. तो और जो अभी हरियाणा जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, इसी तरह से जैसे एग्जाम होता है, तो ना जो भी आउट ऑफ 500 400 आउट ऑफ 500 कट ऑफ चली जाएगी. 400 आउट ऑफ 500 आपकी कट ऑफ चली जाएगी. पैटर्न नहीं पता क्या आपको एग्जाम का? who all are interested in knowing about the pattern of the exam? हरियाणा जुडिशरी के पैटर्न को जानने में कौन कौन इंटरेस्टेड है? ऑल ऑफ यू, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू. तो चलो 5 मिनट इसके ऊपर लगा देते हैं, ये भी जरूरी है. सो बेसिकली जो मेन आपका जो पैटर्न है वो तो यही होता है, that you have to qualify prelims, and after qualifying the prelims you have to qualify the mains, and after qualifying the mains you have to qualify the interview, right? now basically हरियाणा जुडिशरी में बहुत सारे बच्चे अपीयर करते हैं, अराउंड 50,000 स्टूडेंट्स अपीयर कर लेते हैं हरियाणा जुडिशरी में. अराउंड 50,000 स्टूडेंट्स एवरी ईयर, जब भी नोटिफिकेशन आती है 50,000 स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं. लेट अस टेक एन एग्जांपल कि जो वैकेंसी आई है ना, कितनी आई है. एक एग्जांपल लेके चलते हैं इजी सा. मान लो 100 जजेस के लिए वैकेंसी आई है कि 100 जज इस साल बनने हैं, राइट. तो मेंस कितने बच्चे देंगे? एक सिंपल सा पैटर्न है, अगर 100 की वैकेंसी है तो मेंस का एग्जाम कितने बच्चे देंगे? हमें पता है कि प्रीलिम्स का एग्जाम अराउंड 50,000 स्टूडेंट्स दे रहे हैं, ये तो हमें पता लग गया. तो मेंस का एग्जाम कितने देंगे? इनटू 10 50,000 बच्चे अगर प्री का एग्जाम दे रहे हैं
तो जितनी वैकेंसी है ना उसको इंटू 10 कर दो, यानी कि 1000 बच्चा अगर 100 की वैकेंसी है तो वो मेंस दे रहा है, 1000 बच्चा मेंस दे रहा है, ओनली एंड ओनली 1000 स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या है कि 49,000 स्टूडेंट्स तो यहीं पे क्या हो गए, डिस्क्वालीफाई। 49,000 स्टूडेंट्स का तो प्रीलिम्स का एग्जाम ही नहीं क्लियर हुआ, प्रीलिम्स का एग्जाम ही नहीं क्लियर हुआ। एंड देन आउट ऑफ 1000 जब आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा मेंस में, कितने स्टूडेंट्स इंटरव्यू का एग्जाम देंगे, कितने स्टूडेंट्स इंटरव्यू एग्जाम देंगे, दैट इज द वैकेंसी इनटू 3, यानी कि लगभग 300 बच्चा इंटरव्यू के लिए जाएगा, लगभग 300 बच्चा इंटरव्यू के लिए जाएगा। इट मींस 700 स्टूडेंट्स यहां पे भी क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे कि भाई साहब आपका मेंस क्लियर नहीं हुआ। एंड नाउ आउट ऑफ 300 100 बच्चा यहां पे जज बनेगा, और वो भी हरियाणा में हमें क्या देखने को मिलता है कि सीट्स को फुली नहीं करते, सीट्स को यहां पे प्रॉपरली फिलअप ही नहीं करते। तो दिस इज द पैटर्न। और अगर आप लोग हरियाणा प्रीलिम्स की बात करो ना, हरियाणा प्रीलिम्स में टोटल 125 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 125 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, दैट इज व्हाट, टोटल आपका 500 मार्क्स का एग्जाम होता है, 500 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, जिसमें से हम लोग क्या बोल रहे हैं इस बारी कि कट ऑफ कितनी जा रही है, कट ऑफ इस बारी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दैट इज अराउंड 400, 400 से ऊपर चली जाएगी, बिकॉज द एग्जाम वाज इजी। बट कैन यू, मतलब आप देख सकते हो दिस इज 80% ऑफ द रिजल्ट, यानी कि 80% से भी ज्यादा मार्क्स लेने तब आपका प्री का एग्जाम क्लियर हो रहा है। सेम जैसे कि इस बारी दिल्ली में भी हुआ था, दिल्ली में आउट ऑफ 200 कट ऑफ पता कितनी गई है, 161.25 और 75, आई थिंक 75 out of 200. So this was the cutoff in the DGS. This was the cutoff in the DGS. तो पिछले कुछ टाइम से ना जो हमें प्री के जो एग्जाम का जो लेवल देखने को मिल रहा है दैट इज क्वाइट वेरी वेरी इजी। और इजी होने के कारण जब एग्जाम इजी हो जाता है ना, जब एग्जाम इजी हो जाता है तो चाहे कोई बच्चा 4 साल से तैयारी कर रहा हो और चाहे कोई 4 महीने से तैयारी कर रहा हो, सब लोग एक ही लेवल पे आ जाते हैं, सब लोग एक ही लेवल पे आ जाते हैं। तो एक चीज है, आप लोगों में से जो बच्चे ने अभी तक कभी एग्जाम में अपीयर नहीं किया, तो इस साल जो भी आप लोग अपीयर करोगे या अपीयर कर रहे हो, तो आपके लिए जो यहाँ पे जो लेवल है ना एग्जाम का, वो काफी इजी हो रहा है एज कंपेयर टू अदर्स जो कि काफी सारी नॉलेज ऑलरेडी ले चुके हैं। राइट राइट सर, यूपी का सेम पैटर्न, वैकेंसी के लिए सेम पैटर्न, बट प्रीलिम्स के लिए पैटर्न डिफरेंट है। यूपी का एग्जाम भी डिस्कस कर लेंगे कभी 3-4 दिनों बाद। नाउ लेट अस प्रोसीड विद आवर हिंदू लॉ। राइट, तो हिंदू लॉ में हम लोग क्या कर रहे थे अभी, हिंदू लॉ में क्या कर रहे थे अभी हम लोग सेक्शन नंबर 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन नंबर 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट विच टॉक्स अबाउट द restitution of the conjugal rights, restitution of conjugal rights, जिसका मीनिंग क्या है, जिसका मीनिंग यहां पे है the right of calling back the spouse, the right of calling back the spouse to cohabit to restitute conjugal rights, to restitute conjugal rights. So this is the meaning of the term RCR, restitution of conjugal rights. Let us open section number 9. इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी हमने ऑलरेडी देख ली थी, that section number 9 is constitutional in law, ये हमने ऑलरेडी देख ली थी। और कौन से केस में बोला गया था that section number 9 is constitutional? Tell me, everyone write it down. कौन से केस में जजमेंट का नाम बताया गया था कि सेक्शन नंबर 9 इज कॉन्स्टिट्यूशनल?
सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार केस, सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार केस। वेरी (1984) Supreme Court judgment. 1984 Supreme Court judgment. Just give me a minute. Just give me a minute. So see section number 9. Section number 9, restitution of the conjugal rights. Restitution of the conjugal rights. When either the husband or the wife. पहला point जो आपको यहाँ पे देखना है, that is what? Either the husband or the wife. Section number 9 में RCR की एप्लीकेशन कौन कौन फाइल कर सकता है? RCR की एप्लीकेशन कौन कौन फाइल कर सकता है? हस्बैंड भी फाइल कर सकता है और वाइफ भी यहां पे RCR की एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। पहला पॉइंट नंबर सी, ईदर द हस्बैंड और द वाइफ हैज विदाउट रीजनेबल एक्यूज, विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज क्या किया गया है? विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज यहां पे क्या किया गया है? withdrawn from the society of the other, withdrawn from the society of the other। इस जो यहां पे वर्ड लिखा गया withdrawn from the society, withdrawn from society of the other, क्या हम लोग इसको ये नहीं बोल सकते कि एक स्पाउस ने दूसरे को यहां पे डेजर्ट कर दिया? टेल मी, can't we say that? Can't we say that कि एक स्पाउस ने दूसरे स्पाउस को डिजर्ट कर दिया? तो सेक्शन नंबर 13 क्लॉज 1 क्लॉज 2 ये भी हमें इसके साथ ही पढ़ना होगा। यानी कि आरसीआर को प्रूफ करने के लिए हमें ये कंसेप्ट भी साथ साथ पढ़ना होगा। पॉइंट नंबर 1, या तो हस्बैंड या फिर वाइफ किसी ने भी यहां पे विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज सोसाइटी से विड्रॉ कर दिया, दूसरी के सोसाइटी से विड्रॉ कर दिया, एंड देन द एग्रीव्ड पार्टी में अप्लाई बाय पिटीशन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके बाद एग्रीव्ड पार्टी कहां पे जाएगी? डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन सा होता है हिंदू लॉ में? हिंदू लॉ में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन सा होता है? फैमिली कोर्ट। डायरेक्टली फैमिली कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की जाएगी कि भाई साहब जो दूसरा स्पाउस है ना, उन्होंने सोसाइटी से विड्रॉ कर लिया, उन्होंने सोसाइटी से विड्रॉ कर लिया, एंड पिटीशन डाली जाएगी फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुगल राइट्स। एंड द कोर्ट यहां पे रिलीफ कब देगा? रिलीफ विल बी गिवन,
relief will be given when the court is satisfied of the truth of the statements made in such petition and that there is no legal ground why the application should not be granted and may decree the restitution of the conjugal rights accordingly. तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो ये यहां पे कि जो यहां पे रिलीफ मांगना है इस केस में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा कि भाई साहब मुझे ये रिलीफ चाहिए, बर्डन ऑफ प्रूफ कौन सी पार्टी के ऊपर होगा? पार्टी का नाम आपको यहां पे एक टेक्निकल वर्ड बताया गया है. हाउ कैन यू से हस्बैंड? हाउ कैन यू से हस्बैंड? वेरी गुड सिद्धार्थ रॉय. क्लियरली हमें बताया गया है द एग्रीव्ड पार्टी. एग्रीव्ड पार्टी, जो इस केस में एग्रीव्ड पार्टी होगी ना, जो इस केस में एग्रीव्ड पार्टी होगी उसी के ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ होगा. और एग्रीड पार्टी हस्बैंड भी हो सकता है और वाइफ भी हो सकता है. हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकता है. अब आप में से किसी ने बोला है द वन हु हैज विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी. नो, मान लेते हैं हस्बैंड, एग्जांपल लिखो that the husband has withdrawn from the society, withdrawn from society of the wife. husband यहां पे घर वर छोड़ के चला गया, 3-4 साल हो गए ना, वो अपनी वाइफ को कॉल करता है ना उससे किसी भी तरह का कोई रिलेशन रख रहा है. husband has withdrawn from the society, तो आरसीआर की एप्लीकेशन कौन फाइल करेगा? एग्रीव्ड कौन है इस केस में? इस केस में एग्रीव्ड पार्टी कौन है? द एग्रीव्ड पार्टी इज डब्ल्यू. एग्रीव्ड पार्टी इज डब्ल्यू, तो यहां पे डब्ल्यू यहां पे वाइफ केस फाइल करेगी एंड दैट मींस जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो किसके ऊपर होगा? बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी अपॉन द हस्बैंड की, वाइफ के ऊपर कि हस्बैंड ने यहां पे मुझे विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज सोसाइटी से वो विड्रॉ होके चला गया एंड नाउ आई एम लिविंग अलोन एंड आई वांट टू रेस्टिट्यूट माय कंजुगल राइट्स. ये एप्लीकेशन कौन फाइल करेगा? वाइफ पे एप्लीकेशन फाइल करेगी. नाउ सी, पहले ना इसके आगे रीड करने से पहले एक बार ही आ जाओ आप लोग सेक्शन नंबर 13 पे. सेक्शन नंबर 13 जो कि आपको डाइवोर्स के रिगार्डिंग बताता है. सेक्शन नंबर 13 क्लॉज 1 क्लॉज IB, क्लॉज 1 क्लॉज IB, क्लॉज 1 क्लॉज IB क्या बोल रहे हैं? ये यहां पे हमें बता रहा है डाइवोर्स के ग्राउंड्स, डाइवोर्स के ग्राउंड्स. और ये क्या बता रहा है? that when any party, either spouse, has deserted the petitioner for a continuous period of not less than 2 years immediately preceding the presentation of the petition. यानी कि पेटिशन से पहले अगर कोई इंसान किसी को 2 साल के लिए यहां पे डिजर्ट करता है, देन ओनली इट विल बिकम अ ग्राउंड ऑफ द डाइवोर्स. और आरसीआर को प्रूफ करने के लिए हमें जो एक ग्राउंड प्रूफ करना है, विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी, इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? वी हैव टू प्रूव क्या बोलते हैं इसको, स्पेलिंग क्या है इसकी? deserted the party. We have to prove that the party has been deserted by the other party. और इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई साहब हस्बैंड इस केस में 2 साल हो चुके हैं वाइफ से अलग रह रहा है. मिनिमम जो रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? 2 years. यहां तक सबको बात क्लियर हुई? यहां तक सबको बात क्लियर हुई? सबको बात क्लियर हुई? चलो दोबारा समझाता हूं एक बारी. मान लो हस्बैंड या वाइफ ने आरसीआर की पिटीशन फाइल करनी है. नाउ टू गेट द रिलीफ ऑफ द आरसीआर, पहले यहां पे क्या प्रूफ करने पड़ेगा? वी हैव टू प्रूव
that the other party has deserted under section number 13 clause 1 clause IB, and इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये भी बताना पड़ेगा कि पिछले 2 साल से हस्बैंड और वाइफ बिल्कुल अलग रह रहे हैं, बिल्कुल अलग रह रहे हैं। तो आरसीआर की जो एप्लीकेशन होगी उसके लिए क्या हमें 2 साल की वेट नहीं करनी पड़ेगी कि सेपरेशन हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है और सेपरेशन को 2 साल हो चुके हैं, और जो यहां पे सेपरेशन भी हुआ है दैट इज विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज, कोई भी यहां पे एक्सक्यूज नहीं है। एंड अगर हमने इसका मीनिंग देखना है तो मीनिंग भी समझ लेते हैं। कम टू सेक्शन 13 एक्सप्लेनेशन, सेक्शन 13 एक्सप्लेनेशन पे आओ सब लोग। जो यहां पे आपको टोटल 7 ग्राउंड्स दिखे हैं उसके नीचे आपको एक एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी। टेल मी एवरीवन यू गॉट इट। पहले मुझे ये बताओ कि सेक्शन 13 की एक्सप्लेनेशन सबको दिख गई। इन दिस सबसेक्शन द एक्सप्रेशन desertion means the desertion of the petitioner, जो बंदा केस फाइल कर रहा है उसको यहां पे डेजर्ट किया गया बाय द अदर पार्टी टू द मैरिज विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज। जो सेम ग्राउंड हमें आरसीआर में देखने को मिला कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को छोड़ दिया विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज एंड विदाउट द कंसेंट और अगेंस्ट द विश ऑफ द अदर पार्टी। यानी कि अगर हस्बैंड छोड़ के गया है तो हस्बैंड यहां पे वाइफ के कंसेंट के बिना गया या फिर वाइफ की विश के अगेंस्ट गया। वाइफ उसको रोक रही थी बट वो फिर भी उसको छोड़ के चला गया, राइट, without the consent or against the wish of such party, and includes the willful neglect of the petitioner by the other party to the marriage, and its grammatical variations and cognate expression shall be construed as accordingly. पॉइंट समझ आया सबको? अगर हम लोग यहां पे desertion का मतलब समझें, सेक्शन नंबर 13 क्लॉज 1 क्लॉज IB read with सेक्शन नंबर 13 एक्सप्लेनेशन। हमें क्या पता है कि हमें आरसीआर को प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना पड़ता है कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को डेजर्ट किया है, और डेजर्शन को प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, जो भी हमें एक्सप्लेनेशन में बताया गया है। और वो क्या कुछ है, विदाउट द रीजनेबल एक्सक्यूज, विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को डेजर्ट कर दिया, and secondly without the consent of the other party, without the consent of other party। और एक हमें यहां पे क्या बताया जा रहा है कि willfully neglect किया जा रहा है, कि willfully neglect किया जा रहा है। यानी कि अगर हस्बैंड या वाइफ हस्बैंड को कॉल करके ये बोल रही है कि मैं आपके साथ शिफ्ट हो जाती हूं, कि मैं आपके पास आ जाती हूं अगर आप नहीं आ रहे हो, बट दिस पर्सन इज डूइंग व्हाट, यहां पे उसको विलफुली निग्लेक्ट कर रहा है, विलफुली उसको निग्लेक्ट कर रहा है। जब हम ये टर्म विलफुली पढ़ते हैं क्या ये एक मेंटल एलिमेंट क्रिएट नहीं कर देता? टेल मी, जब भी हम लोग विलफुली वर्ड यूज करते हैं क्या ये एक मेंटल एलिमेंट क्रिएट नहीं कर देता? मेंटल एलिमेंट क्रिएट कर देते हैं कि यहां पे जो भी इंसान अलग जा रहा है विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज, वो इंटेंशन है उसकी कि भाई साहब अब उसको अपने स्पाउस को डेजर्ट करना है। यहां पे हमें इंटेंशन भी समझ आ जाती है। तो इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स टू प्रूव द डेजर्शन वी हैव टू प्रूव व्हाट, एक्चुअल सेपरेशन, actual separation as well as the, यो actual का मतलब physical separation, physical separation as well as the mental desertion, mental desertion। यानी कि पार्टी ने, हस्बैंड या वाइफ ने सिर्फ और सिर्फ दूसरे स्पाउस को फिजिकली ही उससे दूर नहीं हुआ, मेंटली भी दूर हो चुके हैं, मेंटली भी दूर हो चुके हैं।
एंड देन ओनली वी कैन से कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को डिसर्ट किया है, और तभी हम लोग आरसीआर की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। यहां तक बात सबको क्लियर हुई? यहां तक बात सबको क्लियर हुई? मैंने आपको दो वर्ड समझाए थे, सेक्सुअल मैरिटल इंटरकोर्स एंड द सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्या हम लोग इस केस में ये नहीं बोल सकते दैट इन दिस केस देयर इज नीदर सेक्सुअल इंटरकोर्स and there is nor marital intercourse, nor marital intercourse? क्या हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते कि ना तो यहां पे सेक्सुअल इंटरकोर्स है और ना ही यहां पे कोई मैरिटल इंटरकोर्स है, बिल्कुल ही अलग हो चुके हैं। विलफुली एक पार्टी दूसरी पार्टी को निग्लेक्ट कर ले। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? नाउ सी, कमिंग बैक टू सेक्शन नंबर 9 अगेन। सेक्शन नंबर 9 अगेन, रीजनेबल एक्सक्यूज। इससे पहले, इसको पढ़ने से पहले दो तीन केस लॉ कर लेते हैं। चलो आगे पढ़ने से पहले एक दो केस लॉ करते हैं। राइट डाउन द नेम ऑफ द केस। नेम ऑफ द केस, बिपिन चंद्रा वर्सेस प्रभावती। बिपिन चंद्रा वर्सेस प्रभावती, 1957 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। 1957 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट समझा दूंगा नोमान खान, रुको। 1957 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। इन दिस केस, इस केस के जो फैक्ट्स है ना वो सुनो। इस केस में क्या होता है, हस्बैंड एंड वाइफ की शादी होने के बाद कुछ ही टाइम बाद यहां पे वाइफ ना हस्बैंड के पास रहती है, कुछ टाइम यहां पे वाइफ हस्बैंड के पास रहती है, एंड देन शी स्टार्टेड लिविंग अवे। पहले तो यहां पे वाइफ हस्बैंड के साथ रह रही होती है, एंड देन शी स्टार्टेड लिविंग अवे। उसके बाद वाइफ बोलती है दैट आई डू नॉट वांट टू लिव विद योर पेरेंट्स, कि मैं आपके पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती, कि मैं आपके पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती, इन लॉज के साथ नहीं रहना चाहती, आई कैन नॉट लिव एट माई कंफर्ट। तो हस्बैंड यहां पे बोलता है कि आप ऐसा करो, आप कुछ टाइम रुक जाओ, आप कुछ टाइम रुको, आप ट्राई करो कि आप इस घर में यहां पे कंफर्टेबली रह पाओ, बाद में देख लेना। तो 6 महीने और रुकती है, उसके बाद चली जाती है। आफ्टर दैट शी वेंट टू लंदन, ये लंदन चली जाती है और वहां पे जाके अपनी एजुकेशन शुरू कर देती है, कहीं ना कहीं जाके एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। और हस्बैंड हर कुछ महीनों बाद, हर 6 महीनों बाद अपनी वाइफ को कॉल कर करके वापस बुलाता है कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। बट वाइफ यहां पे कोई ना कोई बहाना लगा के वो वापस नहीं आती, कोई ना कोई बहाना लगा के वो वापस नहीं आती, कि कभी मेरे एग्जाम्स हैं, कभी मेरी हेल्थ खराब है, बट एनी हाउ वो वापस नहीं आती। नाउ माय क्वेश्चन इज, इस केस में एग्रीव्ड पार्टी कौन है? पॉइंट नंबर 1, इस केस में एग्रीव्ड पार्टी कौन है? टेल मी, हस्बैंड है या वाइफ है? हस्बैंड है ना, हस्बैंड है ना। तो अगर हस्बैंड यहां पे एग्रीव्ड पार्टी है, तो व्हाट इज द बर्डन ऑफ प्रूफ अपॉन द हस्बैंड? हस्बैंड को यहां पे क्या कुछ प्रूफ करना पड़ेगा? इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने हमें 4 पॉइंट बताए थे कि जब भी कोई बंदा आरसीआर की एप्लीकेशन लगाएगा, जब भी कोई बंदा रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की एप्लीकेशन फाइल करेगा, उसमें उसको क्या कुछ प्रूफ करना होगा। पॉइंट नंबर 1 इज द फैक्टम ऑफ सेपरेशन। फैक्टम ऑफ सेपरेशन
इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग ऑलरेडी सेपरेट हो चुके हैं। कैसे? फिजिकली। फैक्टम ऑफ सेपरेशन, कैसे? फिजिकली ऑलरेडी सेपरेट हो चुके हैं। सेकेंडली क्या? सेकेंडली यहां पे क्या प्रूफ करना पड़ेगा आपको? इंटेंशन ऑफ ब्रिंगिंग कोहैबिटेशन परमानेंटली टू एन एंड। इंटेंशन ऑफ ब्रिंगिंग कोहैबिटेशन परमानेंटली टू एन एंड। परमानेंटली टू एन एंड, इसका मतलब क्या हुआ कि फैक्टम ऑफ सेपरेशन भी, फिजिकली भी एंड मेंटली भी, यानी कि एनिमस डिसेंडी। एनिमस डिसेंडी यानी कि द इंटेंशन ऑफ द पार्टी इज टू डू व्हाट? इंटेंशन ऑफ द पार्टी इज टू bring the cohabitation permanently to an end. Thirdly, what? Absence of the consent. Absent of the consent of किसका consent? जो बंदा केस फाइल करेगा, जो बंदा केस फाइल करेगा उसी का ना। एब्सेंट ऑफ द कंसेंट ऑफ द पेटिशनर यानी कि एग्रीव्ड पार्टी, यानी कि एग्रीव्ड पार्टी, उसके कंसेंट के बिना यहां पे बंदा चला गया। एंड द लास्ट पॉइंट इज द एब्सेंस ऑफ द कंडक्ट ऑफ द रीजनेबल एक्सक्यूज। एब्सेंस ऑफ एनी रीजनेबल एक्सक्यूज, कि कोई रीजनेबल एक्सक्यूज भी नहीं था कि क्यों वो छोड़कर गया है। अब आओ मेरे पॉइंट पे। मान लो ये यहां तक सबको समझ आ गया। पहले ये बताओ मुझे कि हमें आरसीआर को प्रूफ करने के लिए क्या कुछ प्रूफ करना पड़ेगा। सबको समझ आया? एब्सेंस ऑफ एनी रीजनेबल एक्सक्यूज, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सामने वाली पार्टी के पास कोई रीजनेबल एक्सक्यूज है, अगर सामने वाली पार्टी के पास कोई रीजनेबल एक्सक्यूज है कि मैं क्यों छोड़कर गया हूं, फिजिकली क्यों सेपरेट हुआ हूं, मेंटली क्यों सेपरेट हुआ हूं, तो क्या उस केस में आरसीआर की जो एप्लीकेशन है उसको अलाउ किया जाएगा? क्या यहां पे रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुगल राइट्स का ऑर्डर पास किया जाएगा? क्या आरसीआर का ऑर्डर फिर पास किया जाएगा? द आंसर इज नो। अब आओ एक और एग्जांपल में। एग्जांपल सुनो। एक कपल है, इनकी ना लव मैरिज होती है। एक कपल है, इनकी लव मैरिज होती है। एंड द हस्बैंड इज व्हाट? ही इज एन आर्मी ऑफिसर। ही इज एन आर्मी ऑफिसर। एंड व्हाट हैपेंड इज, अभी शादी को 2-3 महीने ही हुए होते हैं। अभी शादी को 2-3 महीने ही हुए होते हैं। हस्बैंड को ना अपनी ड्यूटी पे जाना पड़ जाता है, पहाड़ों में, लद्दाख में जाना पड़ जाता है। कहां पे है वो जो मेन पॉइंट है जहां पे बर्फ ही बर्फ रहती है, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? सियाचिन, सियाचिन या सियाचिन। तो आर्मी ऑफिसर की जो ड्यूटी होती है ना, वो सियाचिन में लग जाती है ना। वहां पे फोन चलते हैं ना, तो वहां पे किसी भी तरह का कोई कनेक्शन पॉसिबल है। एंड वॉर के कारण 2-3 साल हस्बैंड अपनी वाइफ को कांटेक्ट नहीं कर पाता, कांटेक्ट नहीं कर पाता। एंड देन द wife files an application for the RCR, restitution of conjugal rights,
रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। वाइफ बोलती है कि फैक्टम ऑफ सेपरेशन है, फिजिकली सेपरेट हो चुका है। उसके बाद वाइफ बोलती है कि मैंने काफी बार इनको बोला है कि कोई बात नहीं, जो आपके साथ होगा मेरे साथ हो जाएगा, मैं भी वहीं पे आ जाती हूं बॉर्डर पे। बाकी आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ भी वहीं पे रहती है, वाइफ भी वहीं पे रहती है, बट ये मुझे नहीं आने दे रहे, इनकी इंटेंशन भी नहीं है कि वो मेरे साथ रहें। मतलब क्या हो गया, इंटेंशन ऑफ ब्रिंगिंग कोहैबिटेशन परमानेंटली टू एन एंड, कि ना तो 3 साल में कभी कॉल की है, कोई ना कोई कम्युनिकेशन तो होता है, ना तो कभी इन्होंने यहां पे कॉल किया है, और ना ही मुझे कभी आने को बोला है, और ना ही कभी वॉर लगी है, ना ही कभी वॉर लगी है। इन्होंने मुझे झूठ बोला, बाकी आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ भी वहां पे जाती है। क्या सेकंड ग्राउंड प्रूफ हो गया कि इंटेंशन भी नहीं है हस्बैंड की उसके साथ रहने की? सेकंड ग्राउंड प्रूफ हो गया, सेकंड ग्राउंड भी प्रूफ हो गया। उसके बाद ये बोलती है कि मेरे विश के बिना गए थे, मेरा कोई कंसेंट नहीं था, मेरी कोई विश नहीं थी, और 1 ही महीना अभी शादी को हुआ था और चले गए विदाउट द कंसेंट। उसके बाद हस्बैंड बोलता है बट आई हैड अ रीजनेबल एक्सक्यूज, मेरे पास एक रीजनेबल एक्सक्यूज था। ये देखो, मुझे एक नोटिस आया था दैट आई हैव अ ड्यूटी देयर, मैं वहां पे एक ऑफिसर हूं, आई डो नॉट वॉन्ट टू टेक माई वाइफ देयर, जहां पे लड़ाई हो रही हो, वॉर लगी हो, मैं नहीं चाहता हूं। तो क्या ये जो ग्राउंड प्रूफ अगर नहीं हुआ, क्या आरसीआर का ऑर्डर मिल जाएगा? इज इट अ रीजनेबल एक्सक्यूज? इज इट अ रीजनेबल एक्सक्यूज? इट इज अ रीजनेबल एक्सक्यूज ना। समझ आई बात? ये एक रीजनेबल एक्सक्यूज है ना। अब मुझे ये भी बता दो कि रीजनेबल एक्सक्यूज है कि नहीं है, इसका बर्डन किसके ऊपर होगा? रीजनेबल एक्सक्यूज है कि नहीं है, इसका बर्डन किसके ऊपर होगा? द पार्टी हु हैज विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी। इस केस में कौन? हस्बैंड के ऊपर। द पार्टी हु हैज विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी, वो यहां पे ये तो मान ही रहा है ना कि मैंने सोसाइटी से विथड्रॉ किया है, हु हैज विथड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी। अगर ये प्रूफ करने की जरूरत पड़ रही है, पॉइंट समझने की बात करो, अगर ये पॉइंट प्रूफ करने की बात पड़ रही है, उसका मतलब ऑलरेडी फिजिकली एंड मेंटली सेपरेशन हो चुका है। अगर एग्रीव्ड ने अपना बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज कर दिया, सब लोग समझो इस बात को, केस चल रहा है, आरसीआर की एप्लीकेशन लग गई, आरसीआर की एप्लीकेशन लग गई, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर था? पेटिशनर के ऊपर, राइट? पेटिशनर के ऊपर। पेटिशनर ने प्रूफ कर दिया अपना पॉइंट, जैसे इन्होंने अपना पॉइंट प्रूफ किया, बर्डन ऑफ प्रूफ क्या हो जाएगा? शिफ्ट, कि भाई इन्होंने तो अपने ग्राउंड्स को प्रूफ कर दिया, इन्होंने तो अपने ग्राउंड्स को प्रूफ कर दिया। अब जब ये बर्डन शिफ्ट हो जाएगा तो ये किसके ऊपर जाएगा? रिस्पोंडेंट के ऊपर। यानी कि ऑलरेडी ये चीज प्रूफ हो चुकी है कि भाई साहब दिस पर्सन हैज विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी, और तब यहां पे अपने बर्डन को डिस्चार्ज करने के लिए क्या बोल रहा है? दैट आई हैड अ रीजनेबल एक्सक्यूज, आई हैड अ रीजनेबल एक्सक्यूज। तो इट मीन्स जो ये रीजनेबल एक्सक्यूज का जो बर्डन है, ये किसके ऊपर होगा? द पार्टी हु हैज विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी, यानी कि रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट के ऊपर ये बर्डन होगा। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपका सेक्शन 9 बोल रहा है, ये आपका सेक्शन 9 बोल रहा है। और अब सेक्शन 9 को फिर से पढ़ते हैं, कहां पे बोल रहा है सेक्शन 9 ये चीज? सेक्शन नंबर 9, कम टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट, कम टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट। क्या बोल रहे हैं यहां पे? वेयर अ क्वेश्चन अराइजेस whether there has been reasonable excuse for withdrawal from the society,
जब ये क्वेश्चन उठ जाता है कि क्या सोसाइटी से विड्रॉ करने के लिए कोई रीजनेबल एक्सक्यूज था कि नहीं था, then the burden of proving reasonable excuse shall be on the person who has withdrawn from the society. समझ आया बात? समझ आई सबको अब बात? बर्डन ऑफ प्रूफ का कंसेप्ट समझ आया? यार सोसाइटी का मतलब ये नहीं हुआ कि उसने अपने रिलीजन छोड़ दिया या जहां पे वो रह रहा था वो सब कुछ छोड़ के चला गया। सोसाइटी मीन्स उसने अपने कंजुगल राइट्स को छोड़ दिया, म्यूचुअली सेपरेट हो गया अपनी वाइफ से या हस्बैंड से। दैट इज व्हाट सिंपल सी लैंग्वेज है कि सोसाइटी से ही विड्रॉ हो गया। मतलब कि किसकी सोसाइटी से? अपने स्पाउस की सोसाइटी से। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? अब जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर 2 इयर्स वाला पॉइंट समझ नहीं आया, कम टू दिस पॉइंट अगेन। जब हमने आरसीआर का ये पॉइंट पढ़ा, कौन सा पॉइंट? विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी। सोसाइटी से विड्रॉ करने को क्या बोलते हैं? सोसाइटी से विड्रॉ करने को हम लोग क्या बोलते हैं? डेजर्ट कर दिया, डेजर्शन, अलग हो जाना, डेजर्शन। चलो जी समझ गए हम। ये क्या बोल रहे हैं कि आरसीआर को प्रूव करने के लिए एक पार्टी दूसरी पार्टी को, एक स्पाउस दूसरी पार्टी को डेजर्ट करेगा। तो हमें ये पॉइंट समझाने के लिए हमें कहां जाना पड़ा? हमें कहां जाना पड़ा? सेक्शन नंबर 13 क्लॉज 1 क्लॉज IB। रेड विद व्हाट? रेड विद सेक्शन नंबर 13 एक्सप्लेनेशन। 13 एक्सप्लेनेशन। अब इस चीज को ना थोड़ी ध्यान से समझ लेना। आरसीआर की, मैंने पहले ये बोला था कि आरसीआर की एप्लीकेशन को लगाने के लिए हमें 2 साल चाहिए होंगे, ये बोला था मैंने। नहीं बोला ना? सेक्शन 13 क्लॉज 1 क्लॉज IB किसका ग्राउंड है? ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। इट इज ए ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। अगर तो 2 साल हो चुके हैं, ये बंदा अलग रह रहा है, इंटेंशन नहीं है, फिजिकली भी सेपरेट हो गया, मेंटली भी सेपरेट हो गया, विदाउट कंसेंट गया, कोई भी रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है, यानी कि सेक्शन 13 में जो डेजर्शन का हमें कंसेप्ट समझाया गया वो सारे के सारे प्रूफ हो चुके हैं। और उस चीज को कितना टाइम हो चुका है? 2 साल हो चुके हैं। तो क्या इस ग्राउंड पे पार्टी डाइवोर्स क्लेम नहीं कर सकती? तो क्या इस ग्राउंड पे पार्टी डाइवोर्स क्लेम नहीं कर सकती? देन द पार्टी कैन क्लेम डाइवोर्स, कैन क्लेम डाइवोर्स। बट दैट डज नॉट मीन कि आरसीआर की एप्लीकेशन पहले नहीं लग सकती। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आरसीआर की एप्लीकेशन पहले नहीं लग सकती। चलो मैं अभी आपको एक लाइव केस ही बताता हूं। कल रात को ही मुझे एक स्टोरी पता लगी, कल रात की बात है, वो भी शायद अरेंज मैरिज या अरेंज मैरिज। इस केस में क्या हुआ था ना, एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं कि यहां पे शादी हुई, आज के दिन शादी हुई। ये केस है बठिंडा का, बठिंडा का केस है। बठिंडा पता सबको कहां पे है? बठिंडा पता सबको कहां पे है? इट इज इन पंजाब। जब भी मेट देखी ना आप लोगों ने, जब भी मेट, राइट? तो जब भी मेट की यहां पे शूटिंग हुई थी बठिंडा। अब ना बठिंडा में शादी होती है एंड द हस्बैंड इज वर्किंग इन बरनाला। हस्बैंड ना बरनाला में जॉब कर रहा होता है। और बठिंडा और बरनाला में आपस में डिफरेंस पता है कितने?
अराउंड 40 मिनट्स, 40 मिनट्स का बाय रोड रास्ता है, 40 मिनट्स का रास्ता है। इस केस में पता क्या होता है, BHATINDA सर, चलो कोई ना, बठिंडा लिख लो, बठिंडा लिख लो, समझ गए ना। हस्बैंड वाइफ की शादी होती है एंड जस्ट आफ्टर 2 डेज, 2 दिन बाद ना हस्बैंड अपने वापस बरनाला में चला जाता है और वहां पे जाके अपनी जॉब में लग जाता है। वाइफ देखती रहती है, हफ्ता 10 दिन मुझे बुलाएगा, अरेंज मैरिज थी, 1 महीना कि मुझे बुलाएगा। फिर उसको बोलती है कि भाई मुझे भी ले जा बरनाला, मैं इन लॉस के साथ तो रहने नहीं आई हूँ। सही बोल रही है ना वो, कि मैं इन लॉस के साथ तो रहने नहीं आई हूँ। हस्बैंड नहीं बुलाता, हस्बैंड नहीं बुलाता। धीरे धीरे ना 6 मंथ्स हो जाते हैं, 6 महीने हो जाते हैं। क्या 30 किलोमीटर 40 मिनट का रास्ता क्या हस्बैंड बुला नहीं सकता? मेरा क्वेश्चन ये है, क्या इस केस में वाइफ हस्बैंड के खिलाफ RCR की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकती? कर सकती है। क्या 2 साल हो चुके हैं? क्या 2 साल हो चुके हैं? 2 साल नहीं हुए। अगर 2 साल हो गए तो 2 साल के बाद तो वो क्या क्लेम कर सकती है? डाइवोर्स। आफ्टर 2 years इट बिकम्स अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। बट उससे पहले भी अगर ये हो रहा है, देन शी कैन क्लेम RCR। शी कैन क्लेम RCR, यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुगल राइट्स। क्लियर हुई बात है एवरीवन? गॉट इट? हाँ हाँ, 2 साल बाद भी RCR ले सकते हैं, जरूरी थोड़ी कि डाइवोर्स ही लेना है। RCR का राइट तो है ही ना, RCR का राइट तो है ही। 2 साल बाद एक एडिशनल ग्राउंड है जो कि डाइवोर्स का ग्राउंड भी है। क्लियर? क्या है यार, RCR की एप्लीकेशन 2 साल से पहले भी लग सकती है और 2 साल के बाद भी लग सकती है, बट डाइवोर्स की एप्लीकेशन 2 साल के बाद ही लगेगी। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 2 साल बाद डाइवोर्स ही लेना होगा, नहीं लेना उसको, RCR मांग रही है अभी भी। क्लियर बात? चलो जी, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ कमिंग टू अनदर केस लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। काफी बार इसमें से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्योतिष चंद्रा वर्सेस मीरा। ज्योतिष चंद्रा वर्सेस मीरा, इट इज 1970 कैलकाटा हाई कोर्ट जजमेंट। 1970 कैलकाटा हाई कोर्ट की जजमेंट है। क्लियर? In this case now, they got married, इनकी शादी हो जाती है एंड हस्बैंड ना वाइफ को बोलता है कि अपनी जॉब छोड़ दो, कि आपको ना घर पे रहना है और इन लॉस के साथ रहना है और घर का काम करना है, और वाइफ जॉब भी छोड़ देती है। पॉइंट नंबर 1, वाइफ लेफ्ट द जॉब। आफ्टर दैट हस्बैंड जहां भी जाता था, हस्बैंड जहां भी जाता था अकेला जाता था, अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जाता था। वाइफ को कभी पूछा भी नहीं, वाइफ को कभी पूछा भी नहीं। इग्नोर्ड द वाइफ, इग्नोर्ड वाइफ। लेटर ऑन जब भी खाना खाने की बात आती थी, ना तो वो सेम प्लेट में खाना खाते थे शादी होने के जस्ट बाद,
हस्बैंड अपना खाना कभी बाहर खा आया, कभी घर पे आके अपनी मदर से खाना ले लिया, वाइफ को टोटली इग्नोर करता था. एंड देयर वर नो सेक्सुअल रिलेशंस एज वेल. देयर वर नो सेक्सुअल रिलेशंस एज वेल. वाइफ बार बार हस्बैंड को बोलती थी, तो हस्बैंड ने उसको एक दो बारी मार भी दिया, एक दो बारी मार भी दिया. एंड अल्टीमेटली शी लेफ्ट. अल्टीमेटली शी लेफ्ट. वाइफ ना घर छोड़ के चली गई. आफ्टर लीविंग मतलब कि विड्रॉन, वाइफ विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द हस्बैंड. फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ हस्बैंड, वाइफ ने हस्बैंड को छोड़ दिया. चलो जी, चली गई. अब कुछ टाइम बीत गया, उसके बाद वाइफ ने जॉब ले ली. शी स्टार्टेड वर्किंग. शी स्टार्टेड वर्किंग. फिर हस्बैंड ने उसको बोला दैट यू आर वर्किंग, यू आर डूइंग एन इंसल्ट टू माई फैमिली. दिस इज एन इंसल्ट टू माई फैमिली. तुम ना अपनी जॉब छोड़कर घर पे वापस आओ. वाइफ यहां पे डिनाई कर देती है दैट आई वॉन्ट लीव माई जॉब एंड आई वॉन्ट कम. मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है, मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है. नाउ हस्बैंड फाइल्स द केस अंडर सेक्शन नंबर 9 क्लेमिंग RCR. अंडर सेक्शन नंबर 9 क्लेमिंग RCR. अब मैंने जिस तरह से आपको पढ़ाया है ना, आई वॉन्ट द रीजनिंग फ्रॉम यू पीपल. मुझे ये बताओ कि क्या इस केस में RCR मिलेगी कि नहीं मिलेगी. सेकेंडली, पहले तो ये बताओ कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी. साक्षी बोल रही है नहीं. बताओ क्या इस केस में RCR नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी. तो सब लोगों का आंसर नो है. ठीक है, सब लोगों का आंसर नो है, तो बिल्कुल सही आंसर है. नाउ टेल मी द रीजनिंग. कौन था ये, कौन था? अरे बहुत ऊपर चला गया, अब नहीं मिल पाएगा. एक का आंसर सही आया था. व्हाट इज द रीजनिंग? 99% ऑफ यू पता है क्या बोल रहे हो? दैट द वाइफ हैड द रीजनेबल एक्सक्यूज. सब लोग यही बोल रहे हो ना, दैट वाइफ हैड रीजनेबल एक्सक्यूज एंड दैट मीन्स RCR नहीं मिलेगा. 99% ऑफ यू सेम चीज बोल रहे हो. चलो जी, मैंने क्या बताया था? Who have the right to file the petition of the RCR? RCR की पिटीशन फाइल करने का राइट किसके पास है? Who have the right? Aggrieved party. Aggrieved party के पास राइट होता है to file an application of RCR. Is husband an aggrieved party here? Who is aggrieved party in this case? इस केस में aggrieved party कौन है? Wife is an aggrieved party. Wife aggrieved party है, husband is not the aggrieved party. In this case, the petition is not maintainable. The petition is not maintainable. Reason being, an application for RCR can only be filed by an aggrieved party.
by an aggrieved party. And husband in this particular case, and husband in this particular case is not an aggrieved party. Is not an aggrieved party, so the petition itself is not maintainable at all. अगर आप लोग इसका आंसर ये लिखा है ना कि आरसीआर नहीं मिलेगा क्योंकि रीजनेबल एक्सक्यूज ही नहीं था, रीजनेबल एक्सक्यूज है वाइफ के पास, तो एग्जामिनर को क्या लगेगा कि मतलब कि बर्डन आपने ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया। यही मतलब हुआ ना। अगर आप लोग ये बोल रहे हो कि पहले हस्बैंड ने ये प्रूफ कर दिया फैक्टम ऑफ सेपरेशन की फिजिकली सेपरेशन हो चुका है, उसके बाद इंटेंशन टू सेपरेशन यानी कि मेंटली भी हो चुका है, उसके बाद विदाउट कंसेंट, ये सब कुछ हस्बैंड ने प्रूफ कर दिया एज पर यू, तब जाके बर्डन ऑफ प्रूफ वाइफ के पास गया एंड देन शी प्रूव द रीजनेबल एक्सक्यूज। तो 10 में से कितने नंबर मिलेंगे? 10 में से कितने नंबर मिलेंगे? 2 आउट ऑफ 10 मैक्सिमम। कोई 2 नंबर दे देगा। एंड इफ यू गॉट दिस पॉइंट, अगर आप लोग इसी केस में जाकर इशू लिखाओगे ना, इशू ही बस, इशू ही अगर आपने लिख दिया इज हस्बैंड एन एग्रीड पार्टी इन दिस पर्टिकुलर केस, एन एग्रीड पार्टी in the given case, in the given case or not, बस जैसे ही आपने ये इश्यू बनाया, एग्जामिनर को क्या पता लगेगा? एग्जामिनर को क्या पता लगेगा? क्या हो आप लोग? क्या आप लोग? क्या हो आप लोग? देव सर के स्टूडेंट हो, लग जाएगा ना पता। अलीशा ने बोल दिया। डेट ये जो स्टूडेंट है वो जीनियस है, आगे की रीजनिंग पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और तभी के तभी आपको 7.5 आउट ऑफ 10 मिल जाएंगे। 7.5 आउट ऑफ 10 मिल जाएंगे कि इसने इशू पकड़ लिया, इसने इशू पकड़ लिया। So in this case, in the Jyotish Chandra versus Meera, Jyotish Chandra versus Meera, the court explained that whenever we talk about the desertion, desertion is of two types. Desertion is of two types. One is the actual desertion, and the other is the constructive desertion. Other is the constructive or virtual desertion. And this is an example of virtual desertion. Jyotish Chandra versus Meera. Write it down. In case, write it down. In case of the virtual desertion, in case of the constructive or virtual desertion, in case of the constructive or virtual desertion, the aggrieved party is a party who has withdrawn from the society. The aggrieved party is a party who has withdrawn from the society. जो सोसाइटी से विड्रॉ करके गया, रीजन बीइंग
उस सोसाइटी में रहने के कारण, उस सोसाइटी में रहने से शी वॉन्ट एबल टू लिव, वो रह ही नहीं पा रही थी, रह ही नहीं पा रही थी, then she left the society and that is a constructive desertion. इस केस में आरसीआर का राइट इनके पास तो है, दूसरी पार्टी के पास नहीं होगा, दूसरी पार्टी के पास नहीं होगा। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात एवरीवन? सर स्टिल यहाँ विड्रॉ तो वाइफ ने किया है, तो किया है भाई, अब क्यों रहेगी वहां पे जब उसको रहने ही नहीं दे रहे? एक्चुअल डिजर्शन क्या होता है यार? एक्चुअल डिजर्शन इज अ केस, actual desertion is a case in which the party who has withdrawn from the society is what? Is respondent. जिस पार्टी ने सोसाइटी से विड्रॉ किया वो रिस्पोंडेंट है। और कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन के केस में क्या होता है? पार्टी हु हैज विड्रॉन, वो कौन है इस केस में? रिस्पोंडेंट, जिसके खिलाफ आप लोग केस फाइल कर सकते हो। एंड इस केस में द पार्टी हु हैज विड्रॉन वो क्या होगा? एग्रीव्ड पार्टी। एंड आरसीआर की एप्लीकेशन का राइट किसके पास है? एग्रीव्ड पार्टी के पास, एग्रीड पार्टी के पास है। इज इट क्लियर नाउ एवरीवन? एनी डाउट इन दिस? क्यों लेगी वाइफ इस केस में आरसीआर का बेनिफिट? मतलब क्यों लेगी, आप खुद ही बताओ। नो, वी आर नॉट डन फॉर टुडे, वी आर नॉट डन फॉर टुडे यार। एक्चुअल डिजर्शन सिंपल पॉइंट समझ क्या नहीं आया इसमें? एक्चुअल डिजर्शन सिंपल सा केस कि एक पार्टी घर छोड़ के चलेगी। जो पहला वाला केस था आपका बिपिन चंद्रा वर्सेस प्रभावती, वो कौन सा केस है? जहां पे वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़ के चली जाती है कि मैं तेरे पेरेंट्स के साथ नहीं रहूंगी, और लंदन में चली जाती है। वो कौन सा केस है? वो एक्चुअल डिजर्शन का केस नहीं है, वो एक्चुअल डिजर्शन का केस नहीं है, वो एक्चुअल डिजर्शन का केस है। और एक्चुअल डिजर्शन का केस क्यों है? क्योंकि उस केस में एग्रीव्ड पार्टी हस्बैंड है, क्योंकि वाइफ ने उसको छोड़कर जाके लंदन में रहने लग गई और कोई भी एक्सक्यूज नहीं था। इस केस में एग्रीव्ड पार्टी कौन है? जहां पे वाइफ घर इसलिए छोड़ के गई क्योंकि उसका हस्बैंड उसको लगातार इग्नोर करता था, उसको मारता पीटता था, उसका कोई भी ध्यान नहीं रखता, उसके साथ कोई भी सेक्सुअल रिलेशंस मेंटेन नहीं करता था। तो इसमें कौन है? इसमें कौन है? वाइफ होगी ना, वाइफ होगी ना। कितनी क्लासेस अटेंड कर चुके हो आप और कब आए हो आप क्लास में रिंकू? There is one student in your class जो पिछले 5 मिनट से पता है क्या पूछ रहा है? सर आरसीआर क्या है, आरसीआर क्या होता है, आरसीआर क्या होता है, आरसीआर क्या होता है? है भाई? अभी आया के क्लास में? और अगर आया तो देख, शुरू से जाके क्लास देख, पूरी क्लास देख, फिर देख लियो, पर डिस्टर्ब मत करो। रॉयल चैलेंजर्स राजस्थान इस बारी टीम का नाम बदल दिया और विराट कोहली कैप्टन है।
Now coming to the another case law, Geeta Jagdish Mangdani versus Jagdish Mangdani. Versus Jagdish Mangdani. Relied upon Indira Ganguly versus SK Ganguly. यार Indira Ganguly versus SK Ganguly. 2005 and 2002 Supreme Court judgment. In this case, it was held that the job of wife is a reasonable excuse to withdraw from the society. मान लो अब आपके ऊपर बात ले जाते हैं, आप लोग जज बन जाते हो, राइट? यू गॉट मैरिड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी शादी हो गई, यू आर लिविंग विद योर हस्बैंड, विद योर इन लॉस. उसके बाद जैसे ही कोई एग्जाम आया, आपने एग्जाम को क्लियर कर दिया. आपका एग्जाम क्लियर हुआ तो आपको ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा ना. आपको हाई कोर्ट के आसपास ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा. 1 साल आपने वहां पे ट्रेनिंग में लगाया, उसके बाद आपको कोई ना कोई स्टेशन मिल जाएगा और फिर वहां पे आप सर्विस कर रहे हो. एंड योर हस्बैंड इज अ बिजनेसमैन, वो ट्रेवल नहीं कर सकता, ही कैन नॉट मूव विद यू, वो एक बिजनेसमैन है. अब आपका हस्बैंड आपको बोल रहा है कि वापिस आ जा, जॉब छोड़कर वापिस आ जा. डेट यू हैव विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी, आपने मेरी सोसाइटी से विड्रॉ कर दिया एंड मेरी कंसेंट भी नहीं है, अगेंस्ट माई विशेस. वाइफ ने उसका लेटर ऑन फोन भी उठाना बंद कर दिया कि हर बार कॉल पे यही बोल रहे हैं इसके वापिस आ जा. इतनी मेहनत करके जज बनी हूं, कॉल उठाना बंद कर दिया. अब वो केस फाइल कर देता RCR का, that she has withdrawn from the society, she stopped picking up my call, यानी कि इंटेंशनली भी वो इग्नोर कर रही है, मेंटली वो क्या कर रही है, डेजर्शन हो चुका है, फिजिकली भी हो चुका है, मेंटली भी हो चुका है. एंड द अनदर इज, थर्डली वो क्या बोल रहे हैं, अगेंस्ट माई विशेस, मेरे कंसेंट के बिना वो गई है, सब कुछ प्रूव हो गया. देन द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द रीजनेबल एक्सक्यूज. क्या वाइफ का अपनी जॉब करने जाना, बाहर जाके कहीं, क्या ये एक रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं होगा? सो जॉब इज अ reasonable excuse. This was held in the case of the Indira Ganguly versus SK Ganguly, and what was later on relied by the Geeta Jagdish Mangdani versus Jagdish Mangdani. Same case with the husband. जो हमने आर्मी वाला एग्जाम्पल किया था, उसमें आर्मी ऑफिसर भी तो अपनी जॉब पे ही था ना. तो जॉब इज अ रीजनेबल एक्सक्यूज, और अगर रीजनेबल एक्सक्यूज प्रूफ हो गया, क्या RCR का ऑर्डर पास होगा? नहीं होगा. क्लियर बात?
रिलाइड अपॉन मीन्स रेफर किया, हाँ जी जी बिल्कुल जी रेफर किया। पहले 2002 में जजमेंट आई, इसी जजमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने 2005 में जजमेंट दे दी। क्लियर हुई बात? अब ना एक सिंपल सा एक केस और है, समझोगे? थोड़ा सा डिटेल, थोड़ा सा डीप पॉइंट है, कभी कभी प्री में आपसे पूछ लेते हैं, प्री में एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है तो समझोगे, कंसेप्ट खत्म हो जाएगा हमारा आरसीआर का, तो वो केस कर लेते हैं, एक केस कर लेते हैं। इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज नाउ, लेट्स से फैक्ट्स में आपको मतलब जो डेट्स आपको बताऊंगा वो अपनी तरफ से बताऊंगा, वो केस की डेट्स नहीं है बट लॉ पॉइंट सेम है। लेट्स से दे गॉट मैरिड ऑन, आज क्या डेट है? आज क्या डेट है? 4th ऑफ मार्च। 4th ऑफ मार्च, 4th मार्च को इनकी शादी हो जाती है, इनकी शादी हो जाती है। एंड जब शादी हो जाती है ना, और लड़की जब गाड़ी में बैठ के अपने हस्बैंड के साथ जाने वाली होती है, अपने हस्बैंड के साथ जाने वाली होती है, द मदर ऑफ द वाइफ, इनकी जो मदर होती है, शी फेंटेड, हर मदर शी फेंटेड, एंड इमीडिएटली इनको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है, इमीडिएटली इनको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। शी वॉज ऑलरेडी वेरी इल, तबीयत उनकी खराब रहती थी। हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर बोलता है कि इनके पास ना आखिरी 2-3 महीने हैं, आखिरी 2-3 महीने हैं, इनके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। तो वाइफ क्या करती है? वाइफ अभी तक हस्बैंड के साथ उसके घर पे नहीं गई, ये चीज़ को ध्यान में रखना। शी डायरेक्टली वेंट टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर क्या बोलता है कि इनके पास आखिरी 2-3 महीने हैं, तो ये अपनी मदर को लेके अपने घर पे जाती है, अपने ही घर पे जाती है। एंड देयर शी स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ हर मदर, वो अपनी जाके मदर का ध्यान रखना शुरू कर देती है। एंड हस्बैंड ये सब कुछ समझता है, अंडरस्टूड फैक्ट है ना कि आखिरी कुछ महीने है मदर के पास, तो इट्स ओके, एक अंडरस्टैंडेबल फैक्ट है ना, इजंट इट? कौन कौन से लड़के हैं जो इस चीज को नहीं समझेंगे? इट इज वेरी मच अंडरस्टैंडिंग फैक्ट, राइट? एंड आई होप यू ऑल विल, कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो। नाउ व्हाट हैपेंड इज लेटर ऑन आफ्टर द मदर डाइज, अब मान लो 4th मार्च को शादी हुई थी, लेट अस से 20th ऑफ जुलाई को मदर डाइज, मदर की डेथ हो जाती है। उसके बाद अभी भी शी स्टेइंग एट हर ओन होम, अभी भी वो अपने घर पे रह रही है, अभी भी अपने घर पे ही रह रही है। 1 महीना 2 महीना हस्बैंड अपनी वाइफ को कॉल करता है कि आ जाओ, अब तो शादी को 6 महीने हो चुके हैं, पहले तो मैं समझता था, अब तो आ जाओ। वाइफ नहीं जाती, वाइफ हस्बैंड को इग्नोर करना शुरू कर देती है कि नहीं, अब मेरी फैमिली में मेरा एक छोटा भाई है और फादर है, घर पे खाना बनाने वाला कोई नहीं है, तो मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी। वो नहीं आती। इन दिस केस नाउ द हस्बैंड फाइल्स एन एप्लीकेशन फॉर आरसीआर। नाउ टेल मी क्या आरसीआर की एप्लीकेशन अलाउ की जाएगी? सोच कर बताना जरा। सब लोग यस बोल रहे हैं। ट्विंकल इज सेइंग नो, एनीवन एल्स जो नो बोल रहा है? शिखा इज सेइंग नो। सो एनीवन विद रीजनिंग जो नो बोल रहा है, जो नो बोल रहा है वो रीजनिंग दो। अच्छा, एक का आंसर आया
कि हस्बैंड के कंसेंट के साथ गई थी, बट अब तो कंसेंट नहीं है ना। आफ्टर 20th ऑफ जुलाई, चलो 1 महीना और लगा लो, उसके बाद तो कंसेंट नहीं है ना। देखो पॉइंट नंबर 1, फैक्टम ऑफ सेपरेशन प्रूव्ड। पॉइंट नंबर 2, इंटेंशन भी मान लो इस केस में ही प्रूफ हो गई। मान लो इंटेंशन भी प्रूफ हो गई, नहीं आ रही, उसने मना ही कर दिया कि मैं नहीं आऊंगी, मुझे तो अपनी फैमिली के साथ ही रहना है। शी स्टार्टेड इग्नोरिंग हिम। हस्बैंड की कंसेंट भी चली गई अब, विदाउट द कंसेंट, विदाउट कंसेंट। क्या हम लोग इसको एक रीजनेबल ग्राउंड बोल सकते हैं कि डेट आफ्टर द डेथ ऑफ द मदर, कि वो बोल रही है कि नाउ शी इज द केयर टेकर ऑफ हर फैमिली? इज इट अ रीजनेबल एक्सक्यूज? इस क्वेश्चन पे हमें जाना ही नहीं है, इस क्वेश्चन पे हमें जाना ही नहीं है। व्हाट डिड आई टेल यू? क्या शादी के बाद, अब आओ वापस लाइन पे, कभी भी कंजुगल रिलेशंस हस्बैंड और वाइफ में मेंटेन हुए? Husband and wife, they never had conjugal relations. आरसीआर की एप्लीकेशन कब लगती है? आरसीआर की एप्लीकेशन लगती है टू रेस्टिट्यूट द कंजुगल राइट्स, कि जो कंजुगल राइट्स पहले थे उसको रेस्टिट्यूट करो, फॉर रिस्टोरिंग द कंजुगल राइट्स। तो इस केस में रेस्टिट्यूट क्या करना है भाई? They never had the conjugal relations, even though this judgment was criticized by lot many people. बहुत केसेस में बहुत से बड़े बड़े लॉयर्स ने भी इस जजमेंट को क्रिटिसाइज किया था, दैट दिस इज अ रॉन्ग जजमेंट, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। बट लॉ इज लॉ, लॉ तो लॉ है ना, एंड दिस इज अ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दिस इज अ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि आरसीआर की एप्लीकेशन इस केस में नहीं लग सकती। रीजन बीइंग they never had the conjugal rights. The name of the case is what? Savitri Pandey versus Premchandra Pandey. 2002 Supreme Court judgment. 2002 Supreme Court judgment. Law is law ना, to restitute the conjugal rights. Conjugal rights कभी थे ही नहीं, तो रिस्टोर किस चीज को करें? In this case, write it down. The court observed that there can be no desertion. The factum of separation जो आपको प्रूफ करना है, सेपरेशन किस चीज से? कंजुगल रिलेशन से, कभी थे ही नहीं। In this case, the court observed that there can be no desertion without previous cohabitation by the parties. Without previous cohabitation by the parties.
क्लियर हुई बात? नाउ द वैलिड क्वेश्चन इज, जो आपके सबके दिमाग में आना चाहिए, व्हाट इज द रेमेडी फॉर हस्बैंड? हस्बैंड इस केस में करेगा क्या? आप तो बताओ मुझे। वन इज ही कैन फाइल डाइवोर्स केस, बट ए डाइवोर्स केस कितने साल बाद फाइल कर पाएगा? 2 साल की वेट करेगा, 2 years आफ्टर डिजर्शन। एक चीज तो ये, बट टेल मी, इस केस में अगर वाइफ कभी साथ रहने ही नहीं आई एंड हस्बैंड वेटेड फॉर हर पेशेंटली, isn't it a ground of cruelty too? Navjot Kaur, very good. Isn't it a ground of the cruelty? कि यहाँ पे मेंटल क्रुएल्टी नहीं हो रही है हस्बैंड के साथ? तो हस्बैंड कैन क्लेम डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी एज वेल। क्रुएल्टी के ग्राउंड पे डाइवोर्स लिया जा सकता है। और क्रुएल्टी के ग्राउंड पे कभी भी कितना वेट करना पड़ता है, कुछ बताया गया कि 1 साल 2 साल कितनी देर वेट करनी पड़ती है? नथिंग, नो टाइम लिमिट इज बीन गिवन। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास। इन केस ऑफ एनी डाउट, सो वी आर ऑल्सो डन विद आरसीआर हमारा हो चुके हैं। टुमारो वी विल स्टार्ट विद द जुडिशियल सेपरेशन एंड द डाइवोर्स, सेक्शन नंबर 10 एंड सेक्शन नंबर 13। Any doubt you can ask me now. सर यहाँ हमें सेक्शन 9 दैट भी सेक्शन 13(1)(a)(2) करना चाहिए ना? बिल्कुल कर लो। मेंटेनेंस देना होगा सर। हाँ, मेंटेनेंस की एप्लीकेशन तो लग सकती है कि हस्बैंड वाइफ है। सर एनिमस डिसेंडी का मतलब इंटेंशन, एनिमस का मतलब होता है इंटेंशन। सो कुड वी से दैट एक्चुअल डिजर्शन में रिस्पोंडेंट हैज विथड्रॉन फ्रॉम द petitioner has the right of the RCR? And yes, bilkul. And whereas in the constructive desertion, although respondent withdrawn from the society, but still she has a right of RCR because she is an agreed party. बिल्कुल सही बोल रहे हो हर्ष, बहुत अच्छी क्लास, थैंक यू सो मच। सर इस केस में मेंस में कौन सा फॉर्मेट लिखना होगा? दैट आई विल टेल यू। सर इज देयर एनी डेवलप? नहीं, उसके बाद कोई जजमेंट आएगी नहीं इसके ऊपर। बट म्यूचुअल डाइवोर्स कितने ईयर्स में लेते? यार म्यूचुअल डाइवोर्स का जब कंसेप्ट पढ़ेंगे तब बताएंगे, जो पढ़ाया उसमें से पूछो। सर व्हाट इज द नेम ऑफ द केस? बताया तो था, अभी पीछे लिखा भी था, वो आप लोग देख लेना स्लाइड में। सर विथड्रॉ द सोसाइटी मीन्स डिनाइंग द मैरिटल ऑब्लिगेशंस, और घर ही छोड़ के चली गई, घर ही मैरिटल ऑब्लिगेशंस को डिनाई कर दिया, जो एक बेसिक मीनिंग रहेगा। एनीवन एल्स? सर HMA कब तक खत्म हो जाएगा? हिंदू मैरिज एक्ट इस हफ्ते में खत्म हो जाएगा। टुडे इज मंडे, बाय सैटरडे वी विल बी डन विद द हिंदू। शायद जल्दी फ्राइडे तक ही कंप्लीट हो जाएगा। रह क्या गया? डाइवोर्स रह गया मेन, तो सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर उसके बाद IRB एंड द म्यूचुअल कंसेंट, एक दिन में वो हो जाएगा। बाय फ्राइडे वी विल बी डन बाय द हिंदू मैरिज एक्ट, विद द हिंदू मैरिज एक्ट। All right then, thank you so much. Thank you so much, Divya. So, but on the moral grounds ना, जजमेंट को क्रिटिसाइज आप क्यों करोगे? मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर करोगे ना, कि ये गलत लॉ पॉइंट हेल्ड किया। पर लीगल पॉइंट तो वही है ना। रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा? टेलीग्राम चैनल नेम, तंग तो नहीं करोगे? मिनिस्ट्री ऑफ लीगल अफेयर्स, जिसमें कि ML&A आपको बड़ा देखने को मिलेगा। चलो जी, ऑलराइट, थैंक यू, सी यू गाइस टुमारो। जय हिंद।